साथियों, मैं थोड़ा बैठ के बोलूँगा, थोड़ी कमज़ोरी है। सबसे पहले मैं हमारे साथ जो अनशनकारी बैठे हैं, अपने जीवन का बलिदान देने के लिए बैठे हैं इस देश के लिए, उनको सलाम करता हूं। कल मैं सभी अनशनकारियों के बीच में गया था। इसमें से कई इतने बुजुर्ग हैं, 70 साल के, 80 साल के, 90 साल के। उनके हौसले को सलाम करता हूं और उन्हीं से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। मैं उन सारे डॉक्टर्स को सलाम करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं, जो यहाँ रात दिन अनशनकारियों और हमारे सेवा में लगे हुए हैं। मैं उन सारे वॉलंटियर्स का धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं, जो रात दिन, कई वॉलंटियर्स ऐसे हैं। एक वॉलंटियर तो ऐसा, गोपाल करके, जो 4 दिन से हमारे साथ अनशन पे है और रात दिन काम कर रहा है और सोया नहीं है पिछले 4 दिन से। मेरी तबीयत के बारे में पूछा जा रहा है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे सारे पैरामीटर्स ठीक हैं। जब मैंने अनशन चालू किया था तो कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि डायबिटीज है आपको, आप तो 4 घंटे भी भूखे नहीं रह सकते। कुछ लोगों ने कहा कि 2 दिन में आपकी शुगर इतनी नीचे आ जाएगी कि आपको अपना अनशन तोड़ना पड़ेगा। लेकिन साथियों, आज 4 दिन हो गए अनशन को और मुझे लगता है मेडिकल साइंस फेल हो गई है। ऐसा कैसे हुआ? मैंने पहले दिन ही बोला था कि ये सब करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, आप सब लोगों की दुआएं हैं जो हमारे साथ हैं। भगवान हमारे साथ है और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 दिन तो क्या, हम 100 दिन अनशन करने के लिए भी तैयार हैं। कल पूरा दिन मैं सोच रहा था कि भगत सिंह जब जेल में थे, उन्होंने 60 दिन का अनशन किया था। उन्होंने कैसे अनशन कर लिया था? हमारी सेवा करने के लिए तो यहाँ इतने लोग लगे हुए हैं, इतने वॉलंटियर्स हैं, इतने डॉक्टर हैं, सुबह शाम हमारी सेवा कर रहे हैं। हमारे पास तो पंखा भी है, सोने को बिस्तर भी है। भगत सिंह के पास तो कुछ भी नहीं था जेल के अंदर। उन्होंने 60 दिन अनशन कैसे कर लिया? इसी से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। भगत सिंह की इमेज, भगत सिंह का चित्र मेरे बार बार दिमाग के अंदर घूम रहा था। उनके बलिदान के सामने तो हमारा बलिदान कुछ भी नहीं है। मैं उन सारे डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो सुबह शाम हमारे सेवा में लगे हुए हैं। रण सिंह आर्य जी हैं, डॉक्टर SD शर्मा हैं, डॉक्टर मित्तल हैं, डॉक्टर अतुल हैं, डॉक्टर पारेख तो जयपुर से स्पेशली आए हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, हमारी सेवा करने के लिए। मैं उनका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। साथियों, पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी साहब अब तो देश के राष्ट्रपति बन गए, महामहिम हो गए, हमें उनके भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूं। राष्ट्रपति की कुर्सी, उसकी इज्जत तब बढ़ी थी जब उस पर राजेंद्र प्रसाद जी बैठे थे। उस कुर्सी की इज्जत तब बढ़ी थी जब उस पे APJ अब्दुल कलाम बैठे थे। लेकिन आज राष्ट्रपति की कुर्सी दूषित हो गई है। उस पे ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के ढेरों आरोप हैं। कहा जा रहा है कि हमें संसद के बारे में प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। मैं उस
उस संसद की इज्जत करता हूं जिसमें सरदार पटेल और बाबा साहब अंबेडकर बैठते थे। मैं उस संसद की इज्जत करता हूं जिसमें लाल बहादुर शास्त्री बैठते थे। लेकिन मैं उस संसद की इज्जत कर ही नहीं सकता जिसमें लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, कनीमोई और राजा बैठते हैं। मेरे खिलाफ देशद्रोह के मामले 3 शहरों में चलाए जा रहे हैं कि मैंने संसद का अपमान किया, मैंने देशद्रोह किया। बुलंदशहर के अंदर, दिल्ली के अंदर और इंदौर के अंदर। मैं उन जज साहब का शुक्रगुजार हूं कि आज उन्होंने केस डिसमिस कर दिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम भगवान बुद्ध की जमीन पर रहते हैं, भगवान बुद्ध की धरती पर रहते हैं। भगवान बुद्ध ने तो कहा था कि हमें भगवान के बारे में भी प्रश्न उठाने चाहिए। तो क्या राष्ट्रपति और संसद भगवान से भी ऊंचे हैं? हम तो प्रश्न उठाएंगे, आप हमारी आवाज बंद नहीं कर सकते। नहीं तो जनतंत्र का मतलब क्या रह जाता है? जनतंत्र का मतलब है प्रश्न उठाना, जनतंत्र का मतलब है क्वेश्चन करना। हम तो प्रश्न उठाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमने देशद्रोह किया है तो हम देशद्रोह की सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। साथियों, ये धर्म युद्ध है। सच्चाई का बुरा, सत्य का असत्य के खिलाफ, अच्छाई का बुराई के खिलाफ। जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर धर्म युद्ध हुआ था कौरवों का पांडवों के साथ। पांडवों के पास तो कुछ भी नहीं था, कौरवों के पास सब कुछ था। सत्ता थी, शासन था, प्रशासन था, सेना थी। हम लोगों के पास भी कुछ नहीं है। अन्ना जी फक्कड़ है, मैं फक्कड़ हूं, किरण बेदी के पास कुछ नहीं है। पूरा देश तुम्हारे साथ। हम सब लोगों के पास, लेकिन सरकार के पास शासन है, प्रशासन है, सीबीआई है, आईबी है, पुलिस है, सब कुछ है सरकार के पास। लेकिन पांडवों के पास एक चीज थी, कृष्ण भगवान उनके साथ थे। हमारे पास भी एक चीज है, हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी और भगवान हमारे साथ हैं। पिछले साल अगस्त के अंदर आंदोलन इतना बड़ा हो गया। कैसे हुआ? हम लोगों की वजह से नहीं हुआ। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, निमित्त मात्र हैं। पूरा देश सड़कों के ऊपर आ गया। मुझे पूरा यकीन है कि जरूर कोई प्राकृतिक शक्ति है, दैवी शक्ति है जो इस पूरे आंदोलन का संचालन कर रही है। कई लोग पूछते हैं हमसे, आपका आंदोलन सफल होगा? हमने कहा जी जरूर होगा। सच्चाई हार नहीं सकती, भगवान हार नहीं सकते। आंदोलन जरूर सफल होगा। एक प्रश्न उठाया जा रहा है, भीड़ नहीं आई, भीड़ नहीं आई, भीड़ नहीं आई। सच्चाई को, वैसे तो आ गई भीड़, लेकिन सच्चाई भीड़ की मोहताज नहीं है। भगवान भीड़ का मोहताज नहीं है। अंत में जीत सच्चाई की होगी। हम यहाँ पे अपना बलिदान देने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हमारा धर्म ये कहता है कि इस देश के अंदर इतना अन्याय हो गया है, इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि हमारा धर्म ये कहता है कि अब इसके खिलाफ लड़ना हमारा धर्म है। अगर यहाँ पे एक भी व्यक्ति ना आए तब भी हम यहाँ पे अपना बलिदान देने के लिए बैठे रहेंगे। हम भीड़ के मोहताज नहीं हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, इन सारे लोगों को, जितने लोग हैं, इनको हम लेके नहीं आए, ये अपने आप आए हैं। और मैं ये चैलेंज करता हूं कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी अगर ट्रकों में भर भर के लोगों को ना लेके आए
तो इससे आधी भीड़ अपने इलाके में जुटा के दिखा दें, हम मान जाएंगे। उत्तराखंड में अभी चुनाव हुए थे, उस दौरान हम उत्तराखंड गए थे। श्रीनगर एक जगह है उत्तराखंड के अंदर, वहां पे हमारी रैली हो रही थी। हमारी रैली में पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। उसके 1 किलोमीटर दूर राहुल गांधी जी की रैली हो रही थी। वहां पे ट्रकों के अंदर भर भर के लोगों को लाया गया, फिर भी आधी कुर्सियां खाली थी। वहां मीडिया ने नहीं दिखाया कि राहुल गांधी फ्लॉप हो गए, राहुल गांधी की उसमें भीड़ नहीं आई। क्योंकि हिम्मत नहीं है मीडिया की। समय आ गया है जब इस देश के हर व्यक्ति को तय करना पड़ेगा कि वो कौरवों के साथ हैं कि वो पांडवों के साथ हैं। समय आ गया है जब मीडिया के साथियों को भी ये तय करना पड़ेगा कि वो कौरवों के साथ हैं कि वो पांडवों के साथ हैं। उन्नीस 1975 की क्रांति में जब जयप्रकाश नारायण जी की क्रांति हुई थी, तो मीडिया के कई लोगों ने अपनी पूरी की पूरी मीडिया दांव पे लगा दी थी, अपनी जान दांव पे लगा दी थी। कहां गया वो मीडिया? कई लोग ये चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग अन्ना फ्लॉप हो गए, अन्ना फ्लॉप हो गए क्या? अन्ना फ्लॉप नहीं हुए। अन्ना को फ्लॉप करने का ये षड्यंत्र खेला जा रहा है, क्योंकि इस देश की भ्रष्टाचारी ताकतें चाहती हैं कि अन्ना फ्लॉप हो जाए ताकि उनका भ्रष्टाचार चलता रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आजादी मिलने के वक्त गांधी जी की मौत हो गई, नहीं तो आज हमें ये हाल नहीं देखना पड़ता। हमें दूसरा मौका मिला जयप्रकाश नारायण जी के समय में, उनकी भी मौत हो गई। अब ये अन्ना जी के उसमें हमें ये तीसरा मौका मिला है। अगर अन्ना फ्लॉप हो गए तो देश फ्लॉप हो जाएगा। अगला मौका हमें 30 साल तक मिलने नहीं वाला। तो जो ताकतें अन्ना को फ्लॉप करने के लिए लगी हुई हैं, उन ताकतों से भी मैं कहना चाह रहा हूं कि यह देश आपका भी है, आपके बच्चों को भी यही रहना है, आपको भी यही रहना है। देश सुधरेगा तो आपका भी भला होगा। अन्ना को फ्लॉप करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं अन्ना का आंदोलन भटक गया। पहले जन लोकपाल बिल की बात कर रहे थे, अब ये मंत्रियों के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अन्ना का आंदोलन अब सही ट्रैक पे आ गया, सही पटरी पे आ गया है। जब हम लोकपाल की बात कर रहे थे तो इनको पता था इनको कमेटी पे कमेटी में घुमा देंगे। अब हमने इन 15 मंत्रियों के भ्रष्टाचार की बात करनी चालू की है तो इनकी रूह कांप उठी है जब हमने पूछा। अब आंदोलन सही रास्ते के ऊपर आया है। अब हमने जनता के अंदर इनकी पोल पट्टी खोलनी चालू की है तो इनकी रूह कांप उठी है। यहां पे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि मनमोहन सिंह जी ईमानदार आदमी है? कितने लोगों को लगता है मनमोहन सिंह जी बेईमान आदमी है? ये कैमरा वाले जरा दिखा दें। तो हम कोई गलत थोड़ी कह रहे हैं जब कह रहे हैं कि इन 15 मंत्रियों के ऊपर मुकदमे चलने चाहिए। इनमें से एक
कांग्रेस की तो पोल पट्टी खुल रही है, क्या बीजेपी से हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं? बीजेपी और कांग्रेस तो मिली हुई हैं। बीजेपी के येडियुरप्पा हमारे देश की जमीनें और खदानें लूट के खा गए। हिमाचल प्रदेश के अंदर धूमल सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार आरोप लगे हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी से क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या समाजवादी पार्टी से उम्मीद कर सकते हैं? मुलायम सिंह जी तो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में डूबे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी से उम्मीद कर सकते हैं? मायावती जी के ऊपर तो सीबीआई की इतने केसेस लगे हुए हैं। करुणानिधि जी से उम्मीद कर सकते हैं? अभी कल अखबार में छपा था कि करुणानिधि जी की पार्टी में मरान साहब हैं, उनको 550 करोड़ की रिश्वत मिली है एयरसेल मैक्सिस के केस में। उन्हीं की पार्टी में राजा हैं जिन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए का सरकार को चूना लगाया। जरीफ होती है उनकी, तो फिर वो जन लोकपाल बिल अपने राज्य में क्यों नहीं पारित कर रहे? हमने कितनी बार उनको कहा कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून पारित कीजिए, वो नहीं माने। तो इस देश में कौन सी पार्टी रह जाती है जिससे उम्मीद करें? साथियों, समय आ गया है जब इन बातों के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। इस देश की मुक्ति कैसे होगी? कौन सी पार्टी है जो इस देश को मुक्ति दिला सकती है? दूर दूर तक कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। इस अनशन के दौरान इस देश की जनता को इसका समाधान निकालना पड़ेगा कि क्या किया जाए, और जब तक समाधान नहीं निकलता तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे। हम खाना नहीं खाएंगे जब तक इसका समाधान नहीं निकलता। मैं अन्ना जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अन्ना जी, अब बात जन लोकपाल बिल की नहीं रही है, अब हमें संपूर्ण क्रांति का नारा देना पड़ेगा। इस देश के अंदर पूरी की पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। हमें ऐसी क्रांति का नारा देना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था की बात करनी पड़ेगी जिसमें किसानों को अपनी फसलों के पूरे दाम मिल सकें, जिसमें किसानों पूर्ण क्रांति का हम लोगों को नारा देना पड़ेगा। मुझे लगता है वो समय आ गया है जब ये लड़ाई संपूर्ण क्रांति की तरफ बढ़नी चाहिए जन लोकपाल बिल से। अन्ना जी ने ऐलान किया है कि कल से वो अनशन करेंगे। मैं फिर से अन्ना जी से निवेदन करना चाहता हूं। मैं अन्ना जी को लेके कई बार अस्पतालों में गया हूं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अन्ना जी अनशन ना करें, हम अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए यहां पे तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल रहे या ना रहे, मनीष सिसोदिया रहे या ना रहे, इस देश में हजारों अरविंद केजरीवाल पैदा हो जाएंगे, लेकिन अन्ना जैसे लोग कई युगों के बाद एक बार जन्म लेते हैं। हमने महात्मा गांधी को गलत समय पे खो दिया, हमने जयप्रकाश नारायण को गलत समय पे खो दिया। अब हम अन्ना जी के स्वास्थ्य खराब हो ये हम नहीं झेल सकते, देश नहीं झेल सकता। कल से ना करें, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। साथियों, अभी अभी ये गाना गा रहे थे, उसमें एक पंक्ति मुझे बड़ी छू गई। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। अंत में
एक दुष्यंत कुमार की कविता है, एक दुष्यंत कुमार की कविता है। उस कविता से अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। मैं गाता अच्छा नहीं हूं, लेकिन उस कविता के बोल बहुत क्रांतिकारी हैं। लेकिन एक शर्त है, मैं एक एक लाइन बोलूंगा और आपको मेरे पीछे पीछे उसे इतनी जोर से दोहराना है कि इन भ्रष्टाचारियों के सिंहासन हिलने लगे। दोहराएंगे? हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। नहीं, मजा नहीं आया। इस पंक्ति का मतलब है कि हमारे देश की पीड़ा, हमारे देश का दर्द इतना बड़ा हो गया है कि वो पहाड़ जितना बड़ा बन गया। लेकिन आप जितनी आवाज से गा रहे हैं उससे तो चूहा भी नहीं मरने वाला, वो पहाड़ क्या टूटेगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन ये है कि शुक्रिया।